हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अभी सीआरपीएफ की वैकेंसी आई है तो उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो उसको आपको कैसे अप्लाई करना है, बैंक का डीडी कैसे बनवाना है, क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है और किसके फेवर में बनवाना है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में सारी बातें शेयर करूँगा। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कितनी पोस्ट है, फिजिकल टेस्ट कैसे देना है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम कितनी फेज़ में होगा, और आपका कितना फीमेल और मेल में कितना हाइट और कितना आपको दौड़ना है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी ओपनिंग जो फॉर्म की डेट है वो ओपनिंग डेट है इसका 20/7/2020 और इसका फॉर्म का क्लोजिंग डेट है 31/8/2020 और इसका एग्ज़ाम होगा 20/12/2020 को। मतलब इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अगस्त की 31 तारीख को 2020 का लास्ट डेट है। तो चलिए अब डिटेल अपना जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, जो कि नर्सिंग ऑफिसर का सीआरपीएफ के अंदर नाम है, नर्सिंग ऑफिसर को वहाँ सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, कितनी पोस्ट है, कितनी क्या है। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, इसके अंदर दोस्तों की जनरल की जो वैकेंसी है वो टोटल 81 है और ओबीसी की है वो 40 वैकेंसी है और एससी की है वो 26 है और एसटी की है वो 11 है, ईडब्ल्यूएस की है वो 17 है और टोटल वैकेंसी इनकी 175 175 वैकेंसी है। और इसके अंदर दोस्तों, जो इसका जो पे स्लिप है वो लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 और इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन टेंथ का होना ज़रूरी है और एक टेक्निकल डिग्री जैसे बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, और रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल है वो सर्टिफिकेट और रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसमें दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जीएनएम है तो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है या नहीं है। इसके अंदर बिना एक्सपीरियंस वाला भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो टोटल वैकेंसियाँ हैं उसका जो 10% वेटेज है, जो टोटल वैकेंसीज़ है 175, उसका 10% वेटेज है वो एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो ये 175 वैकेंसीज़ है इनका जो वेटेज है वो 175 में से 10%, तो वो वैकेंसियाँ एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व रखी गई है। तो दोस्तों, जो आपके पोस्ट कोड हैं ये आपको फॉर्म में पूछेंगे कि जो पोस्ट कोड है कि उसका जो इस सब इंस्पेक्टर का, स्टाफ नर्स का, उसका पोस्ट कोड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। तो इसमें दोस्तों ग्रुप बी है और पोस्ट कोड उसका 02 है। तो ध्यान रखना कि जो फॉर्म भरे उसके अंदर ये जो सब इंस्पेक्टर का ग्रुप बी है, जो ग्रुप बी के हिसाब से ही आपको डीडी का पेमेंट करना है, ग्रुप बी के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है और इसका कोड है 02। तो इसको स्पेशली नोटिस करके रखना कि कोड 02 अच्छे से भरे, बाद में कोई चेंज होने की संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट है जो भी रिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके अंदर कितने साल का एज रिलैक्सेशन है। तो इसमें दे रखा है कि जनरल कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा और जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एंड ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है एंड एक्स सर्विस मैन को 3 ईयर का रिलैक्सेशन, जो भी आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस के बाद का। और ग्रुप सी से अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपना जो है वो फॉर्म वो ग्रुप बी का है और अपना कोड 02 है, इसलिए ग्रुप सी से अपने को कोई लिंक नहीं है। तो दोस्तों, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो फॉर्म है फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर, उसके अंदर एसआई स्टाफ नर्स ऊपर ऊपर लिख रखा है अच्छे से। तो उसके अंदर अपने को हाइट कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है। तो इसमें हाइट अपने को फॉर ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है और फीमेल जो कि बिलोंग करती है जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी और ओबीसी से, उसको 157 हाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और जो चेस्ट सरकमफ्रेंस है, चेस्ट है जो जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का और ओबीसी का, वो मेल कैंडिडेट में 80 सेंटीमीटर मैक्सिमम, वो मिनिमम एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई बाउंड्रीज नहीं है।
तो इसलिए ये है जनरल EWS SC और OBC के लिए बाउंड्रीज। और ST SC की बात करते हैं हम। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो ST कैटेगरी में है उसका हाइट मेल कैंडिडेट के अंदर 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के अंदर 150 सेंटीमीटर, जो कि कैंडिडेट है जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए है ये। और जो मिनिमम जो फाइलिंग कैटेगरी है जो गरियावाल्स और कुमार, गोरखा, डोगरा, जो ये सिक्किम, त्रिपुरा, आसाम, हिमाचल प्रदेश इधर की साइड का अगर कोई ST का बंदा बिलोंग करता है तो उसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है। फीमेल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है। और इसके अंदर चेस्ट के अंदर जो ST कैटेगरी में जो मेल है उसके अंदर जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है उसके लिए 76 से 81 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है ये भी। और इसके अंदर जो मेघालय, आसाम, मिजोरम इधर की साइड है उनके लिए चेस्ट के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर इसका चेस्ट का होना ज़रूरी है। यहाँ भी फीमेल के लिए चेस्ट का कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो स्टाफ नर्स, जो सब इंस्पेक्टर के लिए, रेडियोग्राफर सभी के लिए सेम है। तो इसके अंदर टेस्ट के अंदर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये कितना ज़रूरी है कितना नहीं ये देखते हैं हम। तो इसके अंदर जो रेस है वो तो एक मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। तो मेल कैंडिडेट के लिए 1 माइल रेस 7 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करना है और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस ही है 6 मिनट में पूरी करनी है। और लॉन्ग जंप के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 10 फीट मतलब 3 चांसेस मिलेंगे इनको लॉन्ग जंप के लिए 10 फीट कूदने के लिए, और एक फ़ीमेल के लिए 6 फीट कूदने के लिए 3 चांस मिलेंगे। और जो हाई जंप है उसके अंदर 3 फीट का हाई जंप करना पड़ेगा, उसके अंदर 3 चांस मिलेंगे। और फीमेल कैंडिडेट है उनको 2.5 फीट का हाई जंप करना पड़ेगा तो उसके लिए 3 चांसेस मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ फिज़िकल स्टैंडर्ड है जो ये कुक सफाई, तो इनके लिए अपने को ज़रूरी नहीं है, अपना ऊपर था SI पोस्ट के लिए वो अपनों ने देख लिया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर इसके कहाँ कहाँ हैं। तो कई मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर इसके जो CRPF के फॉर्म है उसका सेंटर भर जाएंगे बाद में नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है, जो आप भरोगे वो प्रायोरिटी आप दोगे तो वही प्रायोरिटी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसके अंदर पहला सेंटर है न्यू दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है गुवाहाटी, चौथा है जम्मू, फिफ्थ है प्रयागराज एंड सिक्स्थ अजमेर है और 7 नागपुर है और 8th है मुजफ्फर एंड 9 नंबर पे है पहलीपुरम। और दोस्तों इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो अनरिजर्व, EWS और OBC ये जो 3 कैटेगरी है उनके लिए इसमें 200 रुपीज़ दिया गया है जो कि ग्रुप B के लिए है। तो दोस्तों 100 रुपीज़ जो दिया गया है वह ग्रुप C के लिए दिया गया है। और अपनों ने स्टार्टिंग में जो ग्रुप अपना डिवाइड मैंने बोला था कि अपने को ग्रुप ध्यान रखना है कि जो अपने सब इंस्पेक्टर जो फॉर्म भर रहे हैं वो ग्रुप B है और अपना जो कोड है 02 है। तो दोस्तों इसके अंदर जो EWS, अनरिजर्व और OBC कैटेगरी है उन्हीं को DD बनवाना है। और जो ST से बिलोंग करते हैं, जो ST और SC से बिलोंग करते हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उन बंदों को कैंडिडेट्स को क्या नाम से DD बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये DD कैसे बनवाना है ये हम बताएंगे इसी वीडियो में कि DD का फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे हम कि DD का कैसे फॉर्म भरना है और DD बैंक से कैसा मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कैसा DD का क्या भरना है, वो सब चीज़ें हम फॉर्म के लास्ट में बताएंगे DD के बारे में। तो दोस्तों क्या नाम से जो अपने को DD बनवाना है वो DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, इसके अंडर अपने को पेएबल करना है SBI बांग्रसिया, इसमें आपको फेवरेबल में आपको पे करना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अपने को ओपनिंग डेट अपना 20/7 है और जो क्लोजिंग डेट है 31/8/2020। ये अपने को फॉर्म फिल करने के बाद में अपने को इसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना। तो दोस्तों जो अपने को फॉर्म भरना है तो उसके अंदर अपने को 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो ज़रूर उसको स्टेपल करना है फॉर्म के साथ में। यदि आप 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो अगर फॉर्म के साथ नहीं भेजते हो तो आपका कैंडिडेचर और कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो आपको उसके अंदर जो एनवलप है उसके अंदर आपको 2 लिफाफे भी रखने हैं जिसमें आपको एड्रेस आपका घर का लिखा हुआ रहना चाहिए। और आपको जो भेज रहे हो जो जहाँ पे आपको फॉर्म का जो लिफाफा है A4 साइज़ में डाल के आप आपके डॉक्यूमेंट और फॉर्म भेज रहे हो
उसके ऊपर आपको लिखना है कि टू, और फिर नीचे लिखना है आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, और उसके टॉप में जो ये सेंट्रल सीआरपीएफ पुलिस फोर्स पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2020 ऊपर लिखना है, और जो टू के आगे लिखना है डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल विलेज बांगरासिया तालुक हुजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल एमपी 462045। इसके ऊपर आपको जो फॉर्म है वो लिफाफा है आपका एनवलप है उसको सेंड करना है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट शुड नोट दैट इन केस ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसीव फ्रॉम employer by the CRPF withholding permission, the candidate applying for appearing at the examination, their application will be liable to rejected candidature will be liable to be cancelled। देखो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि अगर सीआरपीएफ की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तो आपका जो फॉर्म है अगर वो लायबल पाया गया तो आपका कैंडिडेचर वो जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर दिया होगा, और जो आप फॉर्म भरो उसके अंदर जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है वो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान ही बहुत मस्ट नेसेसरी है। तो आप सोच समझ के जो आपकी जो चालू नंबर है वही भरे, और जो मेल आईडी है आपकी वही उसी में डाले ताकि आपको बाद में कोई भी इश्यू ना हो। तो दोस्तों आपको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा रिज़ल्ट का या किसी भी तरह का कोई भी रिक्रूटमेंट टेस्ट रिज़ल्ट या कुछ भी अपडेट होगा वो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट होगा, और कोई किसी भी दूसरे सोर्स के थ्रू वो अपडेट नहीं होगा। तो आप कंटिन्यू विजिट करते रहिए सीआरपीएफ की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करते रहिए। तो दोस्तों जो लास्ट डेट है फॉर्म की रिसीव करने की वो जो आप भोपाल डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल विलेज बंगासिया तालुक जो डिस्ट्रिक्ट भोपाल एमपी 462045 यहाँ पे आपको 31 अगस्त से पहले भेजना है। यदि आपका फॉर्म 31 अगस्त के बाद में अगर वहाँ पे पहुँच रहा है तो आपका कैंडिडेचर मतलब आपका फॉर्म रिजेक्टेड कैटेगरी में माना जाएगा। और जो भी बंदा अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम जम्मू कश्मीर आसाम इधर से बिलोंग करता है तो उनके फॉर्म के लास्ट डेट पहुँचने की है 4/9 मतलब 4/9 सितंबर को उनका लास्ट डेट है। तो ध्यान रखिए कि जो भी इनको अलावा बिलोंग करते हैं आसाम मेघालय अरुणाचल प्रदेश के अलावा अगर कोई बिलोंग करता है तो वो अपना फॉर्म 31/8/2020 से पहले ही सेंड कर दे ताकि उनको टाइम पे रिसीव हो जाए और आपका कैंडिडेचर एलिजिबल में आ जाए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसका बता दिया कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज़ में होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में आपका जो फिजिकल ये हैं वो सब चीज़ें होगी जो मैंने आपको पहले बता दी कि पीएसटी और पीईटी कैसे होगा, क्या क्या उसमें ज़रूरत है। इसमें डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं पीएसटी प्रोसेस की में कास्ट सर्टिफिकेट होना, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना, डेट ऑफ बर्थ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी हो, एनओसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये उस टाइम चाहिए जब आपका फिजिकल टेस्ट हो रहा हो या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा हो। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए और मैंने आपको बता दिया कि इनमें क्या क्या होगा वो आप देख सकते हो। और अब मैं बात करता हूँ कि जो पीएसटी पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो भी फिजिकल पास कर लेगा उसके बाद में उनका रिटर्न सेकंड फेज में रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और रिटर्न एग्ज़ाम भी आपका 2 में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पेपर के अंदर 2 पार्ट आएंगे जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पार्ट ए है उसमें 50 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन आएगा। मतलब जो पेपर अपना होगा 100 मार्क्स का वो 2 घंटे का होगा और टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जिसमें देखो दोस्तों की जो 50 क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें मैथ और रीजनिंग आएगी, और इसमें जनरल अवेयरनेस जीके आएगी, इसमें जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, और इसमें इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे 15 क्वेश्चन। और आपने देखा दोस्तों कि जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं वो 10 क्वेश्चन हैं, और अवेयरनेस वाले भी 10 हैं, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले 15 क्वेश्चन हैं, और इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंशन वाले 15 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसका लेवल है जो अपना ये जीके के का ये मैथ का ये जो लेवल है 10th 12th का ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। और जो पार्ट बी है उसके अंदर जो 50 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक
क्वेश्चन 1 नंबर का होगा वो अपना जो टेक्निकल सब्जेक्ट नर्सिंग है उसका होगा। जो टेक्निकल नर्सिंग सब्जेक्ट हो 50 क्वेश्चन का ही होगा और वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो दोस्तों इसके अंदर कि भाई किस पोस्ट पे किसको कितना क्वालिफ़िकेशन बाउंड्रीज़ की नीड है, तो इसमें दोस्तों देखो कि जो अनरिजर्व्ड EWS एक्स सर्विस मैन है उनको 50% टोटल नंबर्स मतलब 100 में से 50 नंबर लाने ही ज़रूरी है। अगर जो भी कैंडिडेट है वो 50% जो टोटल मार्क्स का ऑब्टेन करेगा उसी को क्वालिफाइंग माना जाएगा। और जो SC ST और OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको 100 में से 45 नंबर मतलब 45% ऑफ टोटल मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन के अंदर ही एक ट्रेड टेस्ट हो सकता है और ये होगा या तो टेस्ट एग्जामिनेशन के साथ ले लो या बाद में हो। जो कैंडिडेट हैं वो डिक्लेयर्ड मतलब जो ट्रेड टेस्ट है उसके अंदर अगर पास नहीं हुए तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये टोटल है वो 20 नंबर का होगा। इसके अंदर जो प्रैक्टिकल टेस्ट ट्रेड है उस 10 नंबर का होगा। नॉलेज कोई भी इक्विपमेंट्स का होगा वो 5 नंबर का होगा और इसमें एक्सपीरियंस के 5 नंबर काउंट होंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 20 नंबर के होंगे। जो भी एक्सपीरियंस के अंदर भी नंबर डिवाइड हैं, टोटल 20 मार्क्स होगा। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी को कितने नंबर्स लाना ज़रूरी है, कितने नंबर्स इसमें चाहिए ट्रेड टेस्ट में कौन सी कैटेगरी को। तो दोस्तों इसके अंदर जो सब इंस्पेक्टर है उसके अंदर ट्रेड टेस्ट की कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी है EWS है एक्स सर्विस मैन है उसको 20 में से 10 नंबर लाने बहुत ज़रूरी है अगर पास करना होगा तो। और जो OBC SC और ST है उनको 9 नंबर पे क्वालिफाइंग माना जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई कि फॉर्म अपने को कितना क्या भरना है कैसे भरना है। तो अभी मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी में क्या भरना है। अभी तक ये अपना जो नोटिफिकेशन था उसकी डिटेल हो गई कि अपने को ऊपर से कैसे कैसे किस चीज़ में क्या क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, कितना एज रिलैक्सेशन है, ये सारी चीज़ें अपनों ने डिस्कशन कर ली है। तो अब नेक्स्ट अपने डिस्कशन करेंगे फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों देखिए अब फॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं अपने। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने को किस पोस्ट पे भरना है, तो सबसे पहले अपना इसमें सब इंस्पेक्टर उसके ब्रैकेट में लिखना है स्टाफ नर्स और यहाँ पे अपना जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ है वो अपने को पेस्ट करना है। और एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस इसमें 2 डाल सकते हो आप, जैसे कोई भी दिल्ली भी डाल सकता है अजमेर भी डाल सकता है, तो कोई भी आप 2 सेंटर चूज़ कर सकते हो, दोनों में से ही आपको सेंटर अलॉट होगा। और अपना इसमें नेक्स्ट है कि जो अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट है, फिर फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर मेल फीमेल है, ये अच्छे से भरेगा। फिर बाद में इसमें क्या है कि एरर होने के बाद रिजेक्टेड ही होता है CRPF में। और इसमें मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इसमें कैटेगरीज है और फिर अपना इसमें रिलीजन भरना है। यदि आप अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यस या नो, यदि आप यस भरते हो तो अगर कहीं प्रेजेंटली पोस्टेड हो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप यस भरते हो तो उसमें एम्प्लॉयर का नाम आता है, उसमें मैरिटल स्टेटस आता है, इंडियंस ये नेशनलिटी इंडियंस जो भी है यहाँ पे भरना है, स्टेट डोमिसाइल कहाँ का है वो भरना है। यदि आप पार्टिकुलर एरिया से किसी जगह से बिलोंग करते हो जैसे हिली एरिया इधर डोगरा वगरा इधर आसाम साइड से, अगर कोई रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो तो इसमें भर सकते हो आप। हाइट इस सेंटीमीटर के अंदर भरना है आपको, कितना आपका हाइट है। चेस्ट आपका भरना है कि एक्सपांड करने के बाद आपका कितना हो रहा है, एक्सपांड से पहले कितना है, ये आपको रियली ही चेक करके भरना है। और आप कितना एज रिलैक्सेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे हाइट और एज के अंदर भरना पड़ेगा। और आपके जो इसके अंदर है डिपेंड फैमिली मेम्बर आपका कितना डिपेंड है कितने नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रिजाइनिंग का जो सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों 23 में है कि जो आपका क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो इसके अंदर आपको ये भरना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है क्या नहीं है। जैसे 10th का भरना पड़ेगा, इसमें कौन सी ईयर में पास है, स्कूल का क्या नाम है और कौन से बोर्ड से है, और आपके सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर क्या है। और इसमें अपने को 10th 12th ग्रेजुएशन, यदि आपने PG नहीं कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर रखा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट खाली छोड़ दें इसमें।
और इसके अंदर जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है आपकी, जैसे जीएनएम है तो वो भर सकते हैं कि जीएनएम है या बीएससी है। और आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। आधार कार्ड इसमें ऑप्शनल बताया गया है कि यदि आप भरना चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, फिर भी भर दो तो अच्छा है। और आप इसमें नेक्स्ट 28 में है कि कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है, अगर कोई केस चल रहा हो तो यस, या नहीं चल रहा हो तो नो। कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो यस, नहीं हुई है तो नो। कहीं अरेस्ट हुए हो तो यस या नो। और फिर कोई पेंडिंग कोर्ट लॉ अगर पड़ा हो तो आपको यस और नो। और इसमें है दोस्तों कि जिनको मैंने बताया था कि एप्लीकेबल है, ये जी जो कैंडिडेट एप्लीकेबल है कि भाई उनका फीस पे होगा, ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले, तो उनका आईबीओ या बीडी नंबर, जो डीडी नंबर है वो, डेट और कितने अमाउंट का बनवाया वो लिखना पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट ये जो कोना है इसके अंदर आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे कैंडिडेट के। तो दोस्तों जो नेक्स्ट डिक्लेरेशन है इसका प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, और इस डिक्लेरेशन के अंदर यहाँ पे भरना पड़ेगा कि जैसे आई आपका नाम, फिर इसमें फादर्स नेम, और एज कितनी है, कितने साल से जानते हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा डिक्लेरेशन है। और नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर पैलेस है, इस बॉक्स के अंदर ही आपको कैंडिडेट को सिग्नेचर करने हैं। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने कोई डिफेंस पर्सनल या कोई डिफेंस का कोई सर्टिफिकेट कर रखा है, तो जहाँ पे कर रखा है तो वहाँ पे जाके उसका डिफेंस का सर्टिफिकेट के नंबर है, रैंक है, नाम है, वो सारी चीज़ें जो भी आपका कमांडिंग ऑफिसर है उससे आपको सील लगवा के और ये बनवा के लाना पड़ेगा। यदि जिसके पास अगर ऐसा कोई डिफेंस पर्सनल का वो नहीं है तो इसका प्रिंट निकलवाना या इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, ये मतलब जो ये प्रोफॉर्मा है ये ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए है। जो भी कैंडिडेट है वो एक्स सर्विसमैन नहीं है, उसको ये फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है उसको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, जो उसका डेट ऑफ डिस्चार्ज जो रिलीव का है, और उसकी सर्विस कितने साल की है, और लास्ट यूनिट उसने कहाँ पे किया है, उसको इसमें सारी डिटेल भर के और इसमें पैलेस एंड डेट डाल के और यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं उनका ये एसटी एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट का जो भी परफॉर्मा है, ये वाला परफॉर्मा जो दिया गया है ये वाला होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट का एसटी का और एससी से बिलोंग करते हैं जो एप्लीकेबल है, उनको फॉर्म के साथ में इसका फ़ोटोकॉपी भी भेजना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेना कि सेम ऐसा ही परफॉर्मा होना चाहिए कि कई मित्र वाले होते हैं, कई दूसरे जो ये परफॉर्मा नहीं है। तो कईयों के लिए जैसे ओबीसी वाले हैं, एसटी एससी वाले हैं, कि चेक कर लेना कि यदि ई मित्र वाला वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है या नहीं होता है, तो ये आप देख के और इसके साथ अटैच कर देना। तो दोस्तों जो डीडी का फॉर्म है वो ये दे रखा है, डीडी का फॉर्म ये सैम्पल कॉपी है, और इसके अंदर ऊपर जो भी स्टेट बैंक है कि आप स्टेट बैंक का बनवा रहे हो तो इसके नीचे आपको ब्रांच का नाम लिखना है। और ये जो फेवरेबल मैंने बताया था कि इस फेवर में आपको ये बनवाना है, तो इसका नाम लिख देना यहाँ पे, जो IGNOLI लिख रखा है यहाँ पे उसका नाम लिख देना। और आगे जितने भी 200 का है वो भर देना। और जहाँ भी पेएबल ब्रांच है जैसे भोपाल है तो वहाँ का यहाँ पे नाम लिख देना, और आवेदक का नाम लिख देना, और ऊपर डेट डाल देना। तो दोस्तों आपको जो स्टेट बैंक से डीडी भर के देने के बाद में आपको यहाँ पे ये ऐसा डीडी दिया जाएगा, और इसमें स्टार्टिंग में ऊपर स्टेट बैंक का नाम है, और नीचे जिसके फेवर में दिया हुआ है जैसे CRPO या चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली लिख रखा है, तो यहाँ पे ये सैम्पल कॉपी है जिसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे CRPF का नाम आएगा, यहाँ पे पैसे आएंगे कितने पैसे का, ये किसके फेवर में जा रहा है वो, और नीचे ये जो 596203, तो अपनों ने जो फॉर्म के अंदर DPDC जो बताया था आपको कि यहाँ पे डीडी के नंबर भरने हैं, तो उस डीडी के अंदर ओनली ये 6 डिजिट ही भरने हैं, बाकी पीछे के डिजिट नहीं भरने हैं। और अमाउंट और डेट, अमाउंट आपका 200 भरना है, जो भी बैंक चार्जेज होगा वो बैंक चार्जेज आपको फॉर्म में नहीं भरने हैं, पर जो भी ये डीडी आएगी वो आपको बैंक चार्जेस सहित ऐड होके आएगी। और जो ऊपर है आपका डेट है, जो भी आपका डीडी दे रखा है, डेट दे रखा है, वो यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों हमने जो भी फॉर्म था उसकी सारी डिटेल देख ली है कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, डीडी कैसे बनवानी है, और क्या उसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स है, कितने मार्क्स पे क्वालिफाइंग है, एज का कितना रिलैक्सेशन, हाइट वेट सब अपनों ने उसके अंदर बता दिया मैंने वीडियो में।
और प्रेजेंटली हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर स्किल टेस्ट की और प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही है। इस महीने के लास्ट तक उनको कंप्लीट करवा दिया जाएगा क्लासेस को, और 1 तारीख से लाइव क्लास स्पेशल फॉर दिल्ली एम्स के लिए स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों यदि आपको इस फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फॉर्म भरने में कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। तो गाइज़ हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।